गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जन संचार माध्यम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे थे। तो ऑलरेडी हमने आप लोगों से बताया था कि आप जो है नेट पर जाकर के, गूगल पर जाकर के आप जन संचार माध्यम से संबंधित जो अनगिनत प्रश्न हैं, छोटे छोटे अनगिनत प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों पर आधारित वीडियो बनाना जो है पॉसिबल नहीं है। तो आप उन प्रश्नों का संकलन करिए, उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। और बहुत ही आसान है, आप आसान भाषा में उसको समझ लेंगे, आप अपनी भाषा में उसको लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा जो है वो सहजता होगी। लेकिन फिर भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संचार के विषय में पढ़ा, संचार का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसके विषय में पढ़ा, संचारक के विषय में पढ़ा, संदेश को देने वाला। फिर हमने उसके बारे में कूटीकरण, एनकोडिंग, डीकोडिंग, फिर फीडबैक इत्यादि के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। आइए इसी क्रम में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न बनता है कि हम लोगों ने पढ़ा शोर मतलब जो भी संचार की प्रक्रिया में जो कुछ भी बाधा पड़ती है तो उसको हम शोर कहते हैं। तो शोर किसी प्रकार का भी हो सकता है, तकनीकी अक्षमता के कारण, संवाददाता की अक्षमता के कारण हो सकता है, या प्रोसेस चल रहा उसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधियां, कोई किसी प्रकार का शोर आ गया, कोई आवाज़ आ गई, या किसी प्रकार की हलचल हो गई, या तो इस प्रकार अनगिनत प्रकार के जो है शोर होते हैं। मतलब कोई भी संचार की प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं होती, उसमें किसी प्रकार की खामी आती है तो उसको शोर की जो है टेक्निकल टर्म में इसको शोर या नॉइज कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम अगला पढ़ेंगे कि संचार के विविध प्रकार, संचार के विविध प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संचार मतलब जो संदेश को भेजने का जो तरीका होता है कौन कौन सा होता है। आसान भाषा में समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्या है, संचार के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए, या संचार के विविध प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला, संचार के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, अनगिनत प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला सांकेतिक समाचार, संकेतों के द्वारा जब हम समाचार देते हैं। मौखिक समाचार, अमौखिक समाचार, अंतः व्यक्तिक, ध्यान दीजिएगा अक्सर ये अंतः व्यक्तिक समाचार के विषय में एग्जाम में पूछा जाता है। अंतः व्यक्तिक समाचार और समूह संचार और जनसंचार। तो हमने क्या पढ़ा कि सांकेतिक समाचार, मौखिक समाचार, अमौखिक समाचार, अंतःवैयक्तिक समाचार, जनसंचार और समूह संचार। तो आइए हम दो दो लाइन इन संचार के विषय में पढ़ते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं। पहला है सांकेतिक समाचार। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सांकेतिक समाचार किसे कहते हैं, कि तो जब हम संकेतों के माध्यम से कोई हम मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं तो उसको हम सांकेतिक समाचार कहते हैं। जैसे हम कुछ नहीं बोल के आंखों को बड़ी कर दे, जैसे हम पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो कई ऐसे सांकेतिक समाचार होते हैं जिसके विषय में आप पढ़ेंगे। सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों के द्वारा संदेश पहुंचाना। क्या होता है, संकेतों के द्वारा हम जब संदेश पहुंचाते हैं उसको कहते हैं सांकेतिक समाचार। मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, लाल बत्ती होना, हरी बत्ती होना आदि सांकेतिक संचार हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि लाल बत्ती या हरी बत्ती का दिखना किस प्रकार का संचार है। तो आपने अगर ये पढ़ा होगा कि ये इस प्रकार का, आपको पता है संचार के ये जो है भाग हैं, तो आपको पता होगा कि आपने अगर पढ़ा होगा कि अरे ये तो हमने जो है इसको सांकेतिक समाचार में पढ़ा, सांकेतिक संचार में पढ़ा था। तो आप बता सकते हैं कि लाल बत्ती होना, हरी बत्ती होना, सिग्नल देना और हाथ जोड़ना और पांव छूना, ये सभी जो है सांकेतिक संचार के अंतर्गत आते हैं। तो आप बता सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप नहीं, तो जरूरी नहीं कि डेफिनेशन ही पूछी जाए, आपको सिंपल क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो इनमें मनुष्यों को अपने अंगों का या अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है। तो चाहे आप हाथ जोड़ करके किसी को विश करिए, या आप संकेत के द्वारा मैसेज दीजिए, या किसी को इंस्ट्रूमेंट या कोई उपकरण लेकर के उसके सहारे आप कोई जो है सिग्नल दीजिए, तो ये सभी सांकेतिक समाचार के संचार के अंतर्गत आते हैं और इसको गौड़ संचार भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो होता है मौखिक संचार किसे कहते हैं, मुख द्वारा, मुख से जो भी ध्वनियां निकलती हैं, मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है
मतलब मुंह से जो भी हम आपको बता रहे हैं, जैसे ओरल हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे, इसको मौखिक कहते हैं, इसको सांकेतिक कहते हैं, इसको अंतःवैयक्तिक कहते हैं, इसको जन संचार कहते हैं। तो ये सब क्या है? मौखिक संचार है। तो मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश भेजा जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। मौखिक मतलब मुख द्वारा, तो मुख द्वारा जो भी हम संदेश भेजते हैं उसको मौखिक संचार कहते हैं। तो कैसे, कौन कौन एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं कि मौखिक संचार के 2 एग्जाम्पल बताइए। मौखिक संचार के 2 एग्जाम्पल बताइए। तो आपको मौखिक संचार में आप सोचेंगे कि मौखिक संचार में क्या होता है, तो जो बातचीत हो गया, आपने देखा होगा कि जो भी इंटरव्यू लिए जाते हैं वो भी मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। टेलीफोन हो गया, भाषण देना हो गया, मौखिक संचार के ही रूप के अंतर्गत आते हैं। टेलीफोन में 2 लोग बात करते हैं, बातचीत में आपस में बात करते हैं, भाषण इत्यादि देना, यह भी क्या है? एक प्रकार का मौखिक संचार है। तो आप उसमें कविता पाठ करना, बहुत सारे जो भी मुख के द्वारा संदेश भेजते हो सब जो है मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अमौखिक संचार से क्या आशय है। अक्सर ये कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि अमौखिक मतलब, तो जो भी मौखिक नहीं है, मुख के द्वारा नहीं है, बाकी सब क्या है? जो अमौखिक संचार है। तो क्या कहेंगे कि अमौखिक संचार से क्या आशय है? तो मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं। तो अक्सर कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न ये पूछा जाता है। इसका कोई ऐसा बहुत विशेष मतलब यही है कि मौखिक संचार के अतिरिक्त, चाहे वो आप कह सकते हैं सांकेतिक भी आ सकता है, इसमें लिखित भी आ सकता है, तो जो भी अन्य प्रकार के संचार होते हैं वह सभी अमौखिक संचार जो है कहलाते हैं। नेक्स्ट है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सांकेतिक संचार। उदाहरण में सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र फिल्म द्वारा संचार। चित्रों और फिल्मों के द्वारा हम कोई संदेश भेजते हैं तो भी जो है यह जो है अमौखिक संचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट होता है अंतःवैयक्तिक संचार का क्या आशय है। अंतःवैयक्तिक संचार मतलब इंट्रापर्सनल, ये अक्सर पूछता है इंट्रापर्सनल संचार किसे कहते हैं या अंतःवैयक्तिक संचार किसे कहते हैं। तो ये दोनों टर्म्स जो होते हैं आपको टर्म्स याद करने पड़ेंगे। क्या है? अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक अपने आप से, अंतःवैयक्तिक या इंट्रापर्सनल, ये दोनों शब्द आप देख करके अच्छे से समझ लीजिए कि अंतःवैयक्तिक और इंट्रापर्सनल दोनों एक ही है। तो इस संचार को क्या कहते हैं? तो इसका आशय क्या होता है? एक व्यक्ति अपने आप से बातचीत करना। इंट्रापर्सनल मतलब हम अपना खुद से अपने आप में कुछ भी बड़बड़ाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, अच्छा अभी हमको ये करना है, अभी हमको ये करना, आपस में जो कुछ भी अपने आप में कविता गायन करना, गुनगुनाना, जो भी आप कर रहे हो, अपने आप से बातचीत कर रहे हो। तो प्रायः मनुष्य अकेला होने पर अपने आप में बातचीत करता है। वह भाषा, स्मृति, गीतों आदि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। ऐसे संचार वैयक्तिक होते हैं, इसलिए इन्हें अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। और इसमें कौन सा संचार आता है? डायरी लेखन इसमें प्रमुख रूप से आता है। आत्म अभिव्यक्ति, तो अंतः संचार के अंतर्गत अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत जो है यह संचार जो है आता है। क्या कहते हैं इसको? अंतःवैयक्तिक संचार। इसका नोट्स हम आपको दे देंगे, तो आप नेट पे भी ये सारा बहुत ही इजीली अवेलेबल है और हम आपको नोट्स में भी दे देंगे पीडीएफ बना के, तो आप वहां से भी इस वर्ड्स को देख सकते हैं। तो अंतःवैयक्तिक मतलब जब हम खुद से स्वतः से बात करते हैं, अपने आत्म अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसको हम अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। तो उसमें क्या आता है? डायरी लेखन, आत्मपरक, व्यक्तिगत कविताएं भी अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत कहे जाते हैं। तो अंतःवैयक्तिक संचार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला अंतर्वैयक्तिक, 2 शब्द है। एक शब्द क्या कहता है? एक शब्द हमारा कहता है कि एक शब्द हमारा है अंतः। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ एक शब्द हमारा अंतः है और एक शब्द हमारा अंतर है। तो इन शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा, क्या मतलब है इसका। तो अंतर्वैयक्तिक संचार, दूसरा वाला अंतर्वैयक्तिक संचार मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और इसका क्या था? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो भी कहिए, और इसको क्या कहेंगे? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यह क्या है? अंतर्वैयक्तिक संचार है। अंतर्वैयक्तिक संचार 2 व्यक्तियों के मध्य होता है।
जो अंतर व्यक्तिक संचार होता है वह दो व्यक्तियों के मध्य होता है। दो व्यक्ति आपस में जब बातचीत करते हैं तो यहाँ पर अंतर व्यक्तिक संचार कहलाता है। दो मित्रों की बातचीत, पिता पुत्र, जो भी संवाद लेखन आप लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, पिता पुत्र, माँ बेटी या अन्य किसी परिचित अपरिचित से बातचीत इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। नौकरी के लिए दिए गए साक्षात्कार भी अंतर व्यक्तिक संचार के अंतर्गत आते हैं। तो विशेष रूप से एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि जो एग्जाम हेतु इंटरव्यू लिए जाते हैं उस प्रकार का संचार किस कोटि में आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा अंतर व्यक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आप पूछेगा डायरी लेखन किस संचार के अंतर्गत आता है, तो आपको लिखना है अंतः व्यक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। बहुत ही आसान प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है समूह संचार का क्या आशय है। समूह संचार किसे कहते हैं? जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या, जैसे कक्षा में पढ़ाना, फिर पढ़ना या पढ़ाना, संस्था की बैठक, जो भी कोई मीटिंग इत्यादि होती है, कोई चर्चा हो गया, भाषण हो गया, जलसा हो गया, जुलूस हो गया, समूह संचार के उदाहरण हैं। समूह संचार का उद्देश्य क्या होता है? सामूहिक संदेश देना। इसमें कोई एक व्यक्ति भी बात करता है तो सबके लिए करता है। प्रायः सामूहिक मुद्दों पर की गई वार्ता समूह संचार के अंतर्गत आती है। जब भी किसी सामूहिक मुद्दे को ध्यान में रख करके, सामूहिक विषय को ध्यान में रख करके, जब कई लोग आपस में एक साथ बैठ करके या खड़े होकर के आपस में किसी विषय पर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वह समूह संचार, समूह मतलब ग्रुप डिस्कशन, जिसको आप इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, उसी को समूह संचार के कोटि में रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मुद्दा होता है वह सामूहिक होता है, यानी सबके विषय में बात होती है। सबके विषय में होगी तभी तो सभी व्यक्ति एक साथ मिल करके अपना अपना मत जो है देंगे, तो सामूहिक रूप में इसमें दिया जाता है। तो इसमें समूह में बैठकर कक्षा में पढ़ना पढ़ाना, बैठक हो गया, मीटिंग हो गई, इस तरह की जो बातें होती है यह समूह संचार के अंतर्गत आती है। इसमें मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति, चाहे एक व्यक्ति बोले या जो है ग्रुप में 1 बाय 1 करके सब व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करें, यह समूह संचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ गया जन संचार। जन संचार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद समझना पड़ेगा कि जन संचार से क्या आशय है। जन संचार जो है आजकल जो नई सभ्यता का, आधुनिक सभ्यता का शब्द है, मास कम्युनिकेशन। इससे लोग अच्छी खासी जो है स्टडी भी करते हैं, हायर स्टडी भी करते हैं मास कम्युनिकेशन से। तो यह नई सभ्यता का शब्द है। जब संचार के नए तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र आदि विकसित हुए, तब से यह शब्द प्रयोग में आने लगा। मतलब इससे पहले तक केवल समूह संचार तक ही सीमित था, लेकिन जब नई नई चीजें आने लगी, नई नई टेक्नोलॉजी, मुद्रण, छपाई होने लगी, जो है ध्वनि, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा संचार, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए, जैसे रेडियो का आविष्कार हो गया, फिर टेलीविजन का आविष्कार हो गया। तो इस प्रकार जब कोई किसी प्रकार उपकरण या किसी प्रकार के संसाधन का प्रयोग करके संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाने लगा, तो यह शब्द आया जनसंचार। तो क्या है जनसंचार? जो है जब हम किसी समूह या समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से संवाद स्थापित करने के स्थान पर हम किसी शब्दों के, मतलब किसी अन्य माध्यमों यानी यांत्रिक कोई यंत्र के सहारे अपने बातों को रखते हैं, तो वह संचार क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। जैसे प्रत्यक्ष कक्षा में पढ़ाना जनसंचार नहीं है, लेकिन इस समय जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्या कहते हैं, ऑनलाइन या लाइव क्लास या आपको वीडियो के थ्रू पढ़ाना, ये सब क्या है? जनसंचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो क्या कहते हैं, किंतु दूरदर्शन पर पढ़ाया गया पाठ्यक्रम जनसंचार कहलाता है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है? जनसंचार के अंतर्गत आता है। क्लास में पढ़ाया जाने वाला जो है जनसंचार के अंतर्गत नहीं आता है, वो समूह संचार के अंतर्गत हो सकता है। तो फिर जनसंचार इसी प्रकार जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, क्योंकि उसका मुद्रण मतलब छपाई होना,
तो मुद्रण होता है। पत्रिका, जो भी पत्रिका उसका भी मुद्रण होता है। रेडियो हो गया, तो ध्वनि यंत्रों के तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान मैसेज भेजे जाते हैं, तो रेडियो हो गए। फिल्म प्रकाश तरंगों के द्वारा फिल्में हो गई। दूरदर्शन हो गए, इंटरनेट हो गए, आदि जन संचार के माध्यम हैं। जब हम किसी को कोई भी मैसेज या संदेश प्रत्यक्ष रूप से ना दे करके किसी माध्यम से, किसी उपकरण के सहारे देते हैं, तो वह जो है जनसंचार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जनसंचार अन्य संचारों की तुलना में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? सिंपल सी बात है कि जो और सारे जितने भी प्रकार के संचार बताए गए, उसमें कुछ ही लोगों तक वो बात, हमारा जो संदेश है, पहुंच सकता है। लेकिन जनसंचार, चूंकि अब उपकरण के सहारे हम अपने संदेश को भेजते हैं, तो वह मतलब एक क्षेत्र विशेष, अलग अलग क्षेत्रों में वह हमारा संदेश जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसका आनंद या लाभ उठा सकते हैं। तो व्यक्तिगत या समूह संचार का दायरा सीमित होता है। तो जो भी अभी तक हमने संचार पढ़ा, आपने क्या पढ़ा कि मौखिक संचार, अमौखिक संचार, सांकेतिक संचार, फिर आपका अंतरवैयक्तिक संचार। तो इस प्रकार जितने भी हमने संचार पढ़े, और ये जो आपका जनसंचार है, तो इसमें यह जो संचार है जनसंचार का दायरा अन्य प्रकार के संचार के दायरे से अधिक है। इसमें क्या होता है कि इसमें बड़ी बड़ी रैलियों, मेलों, चुनाव सभाओं, धार्मिक आयोजनों की बात करें तो इसका व्याप अधिक लाखों तक हो सकता है। मतलब इसका लाखों करोड़ों लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। किंतु मतलब जो ये सारी चीजें, जो रैली वगैरह होती है, इसमें एक लिमिट है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख इतने लिमिट है। लेकिन किंतु रेडियो पर, समाचार पत्र, इंटरनेट, दूरदर्शन आदि माध्यमों का फैलाव करोड़ों श्रोताओं या दर्शकों तक पहुंच सकता है। मतलब बताते हैं जो रैली वगैरह है, जो समूह के रूप में होता है, उसका सीमित दायरा है, लेकिन यह जो यांत्रिक माध्यम से होता है जनसंचार, यह जो है इसका फैलाव काफी व्यापक है, इसे करोड़ों करोड़ों लोग इसका लाभ उठाते हैं। और जनसंचार हजारों बाहुओं वाला देवता है और इसकी महत्ता सर्वोपरि है। तो इसमें हम श्रव्य, दृश्य, ध्वनि तरंगों का भी प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका जो फैलाव है वो काफी अधिक दूरी तक है। तो यहाँ तक आप जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के विषय में हमने पढ़ा, तो आप नेट से इसको देख करके थोड़ा इसके विषय में और ज्यादा अध्ययन करिए, अन्य प्रकार के प्रश्नों का संकलन करिए और उन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।